नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बातों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। जम्बू द्वीपे भारत खंडे और भारत खंड में उत्तराखंडे। तो उत्तराखंड राज्य की कथा बांचने के इस कार्यक्रम में पहला प्रणाम इन अधिकारियों और नेताओं को लगातार टोके जाने के बाद भी, जिन्हें पूरी बेशर्मी से फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों में घूमते हुए न तो शर्म आती है और कानून व्यवस्था को ये लोग रोज ठेंगा दिखा रहे हैं। जाने कैसा तो पुलिस प्रशासन है जो ऐसी गाड़ियों को रोज देख रहा है, इनके लिए सचिवालय का दरवाजा खोल और बंद कर रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर पाने में पुइयां साबित हो रहा है। धुरंधर मुख्यमंत्री भी इस मामले में बौग मारे हुए हैं, जबकि इससे बदनामी सबसे ज्यादा उन्हीं की हो रही है कि जब उनके अधिकारी और दर्जाधारी ही कानून का ऐसे खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति समझी ही जा सकती है। पूरा सरकारी तंत्र न जाने किस बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है जो ऐसे गैर कानूनी चलन को नॉर्मलाइज होने दे रहा है। अभी बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या करने वालों ने भी फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया था, और हमारे राज्य में तो अधिकारी ही फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस की ऐसी पोस्ट भी हास्यास्पद लगती है, जिनमें पुलिस बता रही है कि पापा की वर्दी टांगकर और ड्रिंक एंड ड्राइव कर मसूरी में वीआईपी बनने की कोशिश कर रहे इन महाशय का सारा इन्फ्लुएंस देहरादून की पुलिस ने 1 मिनट में उतार दिया। नशा उतरा, गाड़ी सीज हुई और महाशय सीधे हवालात पहुंचे। इस पोस्ट में पुलिस ने यह भी बताया है कि यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत की गई है। अच्छी बात है कि उत्तराखंड पुलिस ऐसे बिगड़ैल युवाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अपने पापा के नाम पर भौकाल जमा रहे हैं, लेकिन उन बिगड़ैल पापाओं का क्या जो खुद ही मेरे बाप पहले आप वाले मोड में राज्य भर में फर्जी नंबर प्लेट लगाए अपनी खोखली शान बखेर रहे हैं। धामी जी, हमारी सीधे अब आपसे ही अपील है कि इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाइए। ये काम आपके सिर्फ एक निर्देश पर हो सकता है कि एक सर्कुलर जारी करवाया जाए जिसमें स्पष्ट हो कि सरकारी पद पर रहते हुए ऐसी फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में घूमने वालों के खिलाफ विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी सीज होगी सो अलग। पुलिस खुद से इन गाड़ियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा चालान ही कर सकती है, और उतना करने से भी वो घबराती है क्योंकि इनमें बड़े बड़े अधिकारी सवार होते हैं। फिर अगर सिर्फ चालान होता भी है तो उसका भार सिर्फ गाड़ी मालिक पर पड़ता है, जबकि उसने ये फर्जीवाड़ा अधिकारियों और दर्जाधारियों की नंगी शान के चलते किया होता है। इसलिए पहली कार्रवाई अधिकारियों पर हो ताकि ये नंगई रुके। बड़े बड़े अपराधों से पार पाने के दावों के बीच जब आपके अधिकारी ही ऐसे फर्जी काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बदनामी आपकी ही हो रही है। इस पर ध्यान दीजिए और रोक लगवाइए, वरना हर हफ्ते हम आपको घचोड़ते हुए सुनाते रहेंगे कि जो बैन न कर सका फर्जी नंबर, कैसा वो धाकड़, कैसा धुरंधर। और हमारे इस घचोरने का असर ना हो ऐसा भी नहीं है। हमारे एक दर्शक ने ही हमें ये 2 तस्वीरें भेजते हुए बताया है कि हाल ही में उन्होंने एक ऐसी गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट की जगह वापस से सही पीली नंबर प्लेट को उन्होंने लगा हुआ देखा है। तो घचोरने का असर धीमा ही सही हो रहा है। ये गाड़ी जिन भी अधिकारी या नेता की है उन्हें बधाई कि उन्होंने ये सुधारात्मक कदम उठाया, और अगर ये गाड़ी मालिक या ड्राइवर ने खुद से किया तो उन्हें भी बधाई और साधुवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आप उन तमाम लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे जिनकी गाड़ियों पर अभी भी फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राज्य की अन्य खबरों की तरफ। चारधाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है, तो उससे जुड़ी अच्छी बुरी खबरें भी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक तरफ राज्य सरकार है जिसके लिए यात्रियों की संख्या ही उपलब्धि है, जिसके सहारे वो यात्रा की सफलता का नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर देती है, तो दूसरी तरफ यात्रा मार्गों में जाम से लेकर अव्यवस्थाओं और लोगों की मौत की खबरें भी आम हो चली हैं। अभी यात्रा को शुरू हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और इसमें 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शासन प्रशासन की लापरवाही पर हम लगातार आवाज़ उठाते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़रूरी अपील यात्रियों से भी, जिनकी खुद की लापरवाही भी ऐसी मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। मौत के इन आंकड़ों को आप देखें तो स्पष्ट होता है कि चारों धामों में सबसे ज़्यादा मौत केदारनाथ में होती हैं। इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, बल्कि केदारनाथ का भूगोल भी इसका एक बड़ा कारण बनता है। तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ में लोग जब बिना एक्लिमेटाइज हुए पहुंचते हैं तो अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ती ही है।
विशेष तौर से बुजुर्गों की। कई लोग तो ऋषिकेश से चलकर सीधा पहले ही दिन केदारनाथ पहुंचने के फेर में होते हैं और ऐसे में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। हमारी अपने दर्शकों से अपील है कि आप या आपके रिश्तेदार अगर उच्च पहाड़ी इलाकों में यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो उन्हें ये हिदायत जरूर दें कि यात्रा को हड़बड़ी में नहीं बल्कि धैर्य से करें। कुछ स्थानों पर रुकते हुए और खुद को उच्च पहाड़ी इलाकों के अनुरूप एक्लिमेटाइज करते हुए ही धामों तक पहुंचें। यात्रियों से ये भी अपील है कि पहाड़ों में गाड़ी चलाते हुए अपनी अपनी लेन का ध्यान जरूर रखें। जाम लगने की स्थिति में जो डबल लेन बना देने की बेवकूफ़ी लोग करते हैं उससे ये जाम कई घंटे और बढ़ जाता है। हमारी पुलिस अगर वीआईपी ड्यूटी में खर्च नहीं हो रही होती तो डबल लाइन बनाने वालों को कंडाली की झपाक से झपोड़ के स्थिति को कुछ सुधार सकती थी, लेकिन यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पुलिस के जवान बहुत कम। इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्वयं ही इसका ध्यान रखें और हो सके तो ऐसे लाइन तोड़ने वालों की फोटो वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि दिलवाएं। क्या पता इसी के डर से ही सही जिनकी आंखों में शर्म हो वो लोग पहाड़ पर चलने का सलीका सीख पाएं। आप सभी लोगों से एक अनुरोध ये भी है कि अगर आप या आपके कोई परिचित दिल्ली से चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो उन्हें सलाह दीजिएगा कि वो सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश ही आएँ। दिल्ली से आने वाले कई यात्री इन दिनों हरिद्वार और ऋषिकेश जाने की बजाय देहरादून होते हुए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में वो पहुंच जाएंगे और यहाँ से फिर 40-50 मिनट में ऋषिकेश पहुंच सकेंगे और ऐसा करने से उनका काफ़ी समय बचेगा। लेकिन इससे हो ये रहा है कि देहरादून में ही कई किलोमीटर का जाम लग रहा है। ऐसे में देहरादून में टनल पार करने के बाद से ऋषिकेश तक पहुंचने में लोगों को इतना ज़्यादा समय लग रहा है कि उससे कम समय में वो सीधे ही ऋषिकेश पहुंच जाते थे। ऊपर से देहरादून के स्थानीय लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जाम में फंसना पड़ रहा है, सो अलग। तो जो लोग सिर्फ 2.5 घंटे के लालच में देहरादून होकर चारधाम यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस फेर में न पड़ें और अपना अतिरिक्त समय और पेट्रोल दोनों बचाएं और खुद को इस तरह का मीम मटेरियल बनने से भी साथ साथ बचाएं। वैसे भी मोदी जी ने कहा है बल्ब पेट्रोल डीजल कम खर्च करो। हालांकि ऐसा कहने के तुरंत बाद उन्होंने ऐसी धुआंधार रैलियां की कि आयरनी भी गश खाकर गिर पड़ी और सारा ब्रह्मांड एक आकाशवाणी से गूंज उठा। बल हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गजब का देश है हमारा। वैश्विक संकट के चलते तेल और गैस के आयात की किल्लत लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे प्रधानमंत्री अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ से वहाँ दौड़ कर रैलियां कर रहे थे। देश भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इन्हीं 5 राज्यों में दौड़ाया जा रहा था। एक्सप्रेसवे के उद्घाटनों में सैकड़ों सरकारी गैर सरकारी बसों को सिर्फ इसलिए दौड़ाया जा रहा था कि उद्घाटन भव्य लगे। निजी कॉलेजों को निर्देश थे कि एक कॉलेज दर्जन बसें भरकर मोदी जी के रोड शो के लिए बच्चे भेजे। ये सब इसी वैश्विक संकट के बीच हो रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव निपटे अब जनता को कहा जा रहा है कि तुम तेल बचाओ। वाह मोदी जी वाह। गढ़वाली में कहावत है बल बगवाल बीती सारी रीति। ठीक वही स्थिति देश की है कि चुनावी बगवाल में सब फूक फाक के अब जनता को कहा जा रहा है कि देशभक्ति का प्रमाण देने का समय आ गया है। इसलिए तेल कम खाओ, तेल कम गाड़ियों को भी पिलाओ, 1 साल तक सोना भी मत खरीदो, विदेश घूमने तो कतई मत जाओ। मोदी जी की बात अलग है कि खुद 15 तारीख को वो यूएई होते हुए नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर निकल रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री के लिए यात्राएं ज़रूरी भी हैं, लेकिन क्या देश में वो माहौल भी है कि आम जनता अपने प्रधान सर्वेंट से वापस लौटने के बाद सवाल पूछ सके कि इस विदेश यात्रा के हासिल पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाए और सवालों के जवाब दिए जाएं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2014 के बाद से आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उन्होंने सिर्फ आम कैसे खाएं और उनमें फकीरी कैसे आई, एक साथ आई बल्कि या धीरे धीरे आई, इस तरह के कठिन सवालों का ही जवाब दिया है और वो भी कभी अक्षय कुमार तो कभी प्रसून जोशी के हवाले से। इसी का प्रतिफल है कि प्रसून जोशी को हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके लिए पूरे उत्तराखंड को फंचा भर के बधाई। खैर, प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो ये एक अच्छी अपील है कि लोग पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, कार पूलिंग का कल्चर बढ़े आदि। उनकी अपील पर उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी तो स्कूटी पर सवार होकर निकल भी पड़े। बल मैं तेल बचाने निकला हूं और एक ई-बाइक खरीदने जा रहा हूं, आगे से देहरादून में उसी पर चला करूंगा। लेकिन कौन नहीं जानता कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। जोशी जी सच में ऐसा कर पाएं कि रोज स्कूटी से ही चलें तो कहने ही क्या, लेकिन ये होगा नहीं। फिर उत्तराखंड में तो अब चुनाव आने वाले हैं।
ऐसे में आम जनता से भले ही प्रधानमंत्री बलिदान मांगते रहें, लेकिन खुद वो ऐसे ऐसे लाव लश्कर लेकर चलेंगे कि जितना तेल कई परिवार मिलकर सारे साल भर में खर्च करते हैं, उतना तो उनकी एक रैली में ही फूंक दिया जाएगा। अभी खबर है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री टिहरी बांध के पीएसपी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आ सकते हैं। वो आए तो देखिएगा कि टिहरी में कैसे फिर से कोने कोने से खगोड़ खगाड़ के लोगों को पहुंचाया जाएगा और इसके लिए सैकड़ों बसें तैनात कर दी जाएंगी। लेकिन आप और हम बाकी दिनों में तेल बचाएं ताकि नेताओं की रैली में तेल की कोई कमी न रहने पाए। उत्तराखंड में तो कतई नहीं, क्योंकि यहाँ चुनाव आने वाले हैं। इसलिए तेल का संकट भले ही पूरे विश्व में आ जाए, जब तक चुनाव नहीं निपट जाते उत्तराखंड में ये संकट नहीं आएगा और नेताओं के लिए तो कतई नहीं आएगा। नेताओं का आम जनता को ये सलाह देना कि वो तेल बचाएं, सोना ना खरीदें, घूमने ना जाएं आदि आदि इसलिए भी गले नहीं उतरता क्योंकि वो खुद तो सबसे ज्यादा संसाधनों की बर्बादी करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी नीतियों में भी ऐसी दूरदर्शी योजनाएं नहीं होती जिनसे भविष्य में भी ऐसे संकटों से बचा जा सके। देहरादून का ही उदाहरण लीजिए। ये शहर ट्रैफिक की समस्या से लगातार चोक होता जा रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार के पास नीति क्या है कि एक और फ्लाईओवर बना दिया जाए या रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड जैसे प्रोजेक्ट के लिए 6200 करोड़ का बजट निकाल लिया जाए। 6200 करोड़ रुपए से देहरादून जैसे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतरीन किया जा सकता है कि यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाए, लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। वो इसलिए कि ऐसा करने में कमीशन के मीट भात सपोड़ने की गुंजाइश सीमित हो जाती है। फिर वो बड़े बड़े ठेकेदार भी नाराज हो जाते हैं जो कभी मुख्यमंत्री और कभी प्रधानमंत्री को अपना हवाई जहाज चुनावी रैलियों में मतकाने के लिए सौंपा करते हैं, तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए पार्टी फंड में जमा करवाते हैं। इसके बदले में बड़े बड़े ठेके तो उन्हें देना बनता ही है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कांडे लगने दिए जाएंगे और फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर बनते रहेंगे, ये सोचे बिना कि फ्लाईओवर कितने भी क्यों ना बन जाएं, गाड़ियों की बढ़ती संख्या के आगे वो हमेशा कम ही पड़ते जाएंगे। देहरादून जैसे शहर में अगर वर्ल्ड क्लास बसें चलाई जाएं जिनकी फ्रीक्वेंसी तय हो, स्टॉप्स निर्धारित हों और निजी वाहनों को डिस्करेज किया जाए, तो ये एक स्थायी समाधान हो सकता है। सड़कों से ट्रैफिक का बोझ भी कम हो सकता है और तेल भी कम फुका करेगा। लेकिन इस दिशा में सरकारें कभी काम नहीं करेंगी, बल्कि सरकारें इसके ठीक विपरीत दिशा में काम करती हैं। वो सिस्टम को इतना खराब होने देती हैं कि बाजार फिर नए नए मौके पनपाता है, जिसमें कुछ लोग तो खूब कमाते हैं लेकिन व्यवस्था और नरक में जाती रहती है। ई रिक्शा ऐसी फेल होती व्यवस्था में बाजार के दखल का सबसे सटीक उदाहरण है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता तो ई रिक्शा की ऐसी बाढ़ नहीं आई होती, लेकिन कुछ चतुर लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और आपदा में अवसर खोजते हुए ई रिक्शा को मार्केट में ले आए। सरकार ने तो इनका रजिस्ट्रेशन भी तब जाकर शुरू किया जब गली गली में टिर्री नाम से चर्चित हो चुके ये कालजयी वाहन इतने बढ़ गए कि इन्हें अनदेखा करना असंभव और रेगुलेट करना अनिवार्य जरूरत बन गई। ई रिक्शा अब एक बड़े तबके के लिए आजीविका भी बन चुके हैं, तो अब भले ही सड़कों पर इनसे कितनी भी समस्याएं पैदा क्यों ना हो, इन्हें बंद करना सरकारों के लिए लगभग असंभव हो चुका है। उत्तराखंड सरकार तो आज तक देहरादून में वो विक्रम बंद नहीं कर पाई जिनके बंद किए जाने की घोषणा कई कई बार हो चुकी है और जिन्हें बंद करने के पीछे पर्यावरणीय कारण भी बताए जाते हैं। तो फिर ई रिक्शा तो पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल ही है। और ऐसा सिर्फ यातायात के मामले में ही नहीं है कि सार्वजनिक यातायात को जानबूझकर कांडे लगाए गए हों ताकि प्राइवेट प्लेयर्स की पौ बाहर रहे, बल्कि लगभग हर क्षेत्र में ऐसा ही है। सरकारी शिक्षा में इसीलिए कांडे लगने दिए जाते हैं ताकि निजी स्कूल खूब फले फूलें और उनसे कमीशन आता रहे। वरना जब सरकारें आईआईटी जैसे संस्थान बना और चला सकती है जिनका आज तक कोई भी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज मुकाबला नहीं कर पाया, क्या वो सरकारें सच में प्राथमिक स्कूल ठीक से नहीं चला सकती? अस्पतालों के मामले में भी यही होता है कि सरकारी अस्पतालों में कांडे लगे रहें ताकि निजी अस्पताल फलते फूलते रहें। वहाँ डॉक्टर मरीजों को सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए निचोड़ते रहें और कमाई का एक हिस्सा अस्पताल के मालिक राजनीतिक पार्टियों और नेताओं तक पहुँचाते रहें। और ये व्यवस्था तब तक तो बिल्कुल ऐसी ही बनी रहेगी जब तक पत्रकारिता का भक्तिकाल खत्म नहीं होता और जब तक आम जनता ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नेताओं को झपोड़ना शुरू नहीं करती। बाकी राजनीति में कौन कितना गिर सकता है, इसका कंपटीशन देश भर में चल ही रहा है और उत्तराखंड इसमें कहीं से भी पीछे नहीं है। बीते दिनों चंपावत से खबर आई कि उसने राजनीति में गिरावट का एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। यहाँ पहले तो खबर आई कि एक भाजपा नेता ने एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर ये भी बातें सामने आई कि भाजपा नेता अब
पीड़िता के परिवार पर दबाव बना रहा है कि 50 लाख रुपए में समझौता करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन फिर 180 डिग्री पलटते हुए मामले में नया खुलासा हुआ कि ये सब एक षड्यंत्र था उक्त भाजपा नेता को बदनाम करने का, और इस षड्यंत्र में एक पूर्व भाजपा नेता, उनकी एक महिला मित्र और एक कांग्रेसी नेता शामिल है। यहां पहुंच चुकी है उत्तराखंड की राजनीति, जिसमें नाबालिग बच्चियों को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जाते जाते धामी सरकार से एक अपील ये भी कि सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम कैलेंडर आपने तैयार करवाया है उसमें ये भी सुनिश्चित करें कि ये एग्जाम सच में उस कैलेंडर के अनुसार होते भी रहें। बीते कुछ समय में कई परीक्षाएं पोस्टपोन की गई हैं जिनका इंतजार प्रदेश के युवा कई महीनों से कर रहे थे। धामी जी, इन बच्चों के भविष्य को अगर आप उस गंभीरता से न भी लें जिस गंभीरता से आपकी पार्टी चुनावों को लेती है, तो कम से कम इतना हल्के में भी न लें कि पेपर कई बार पीछे ठेल दिए जाने पर भी आपकी सरकार जरा भी चिंतित नहीं दिखती। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा खबर बारामासा के कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान जरूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के जरिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा खबर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया प्रहलाद, नमस्कार।